हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में समझेंगे, राजनीति का अपराधीकरण के बारे में समझेंगे। तो आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि यह टॉपिक समझने का क्या जरूरत है। यह टॉपिक समझने का जरूरत इसलिए है कि हम लोग के मन में यह क्वेश्चन आता है कि जितना भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वह पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, और उसके लिए क्या कोई नियम कानून है कि नहीं है, यह मन में क्वेश्चन आता है। तो यह आम लोगों का भी क्वेश्चन होता है, लेकिन हम आम लोगों के क्वेश्चन पर नहीं जा रहे हैं। हाल फिलहाल में सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री है ली सिन लूंग, उन्होंने एक बयान दिया है। उनका बयान आया है क्या, भारत के 50% एमपी पर क्रिमिनल केस है, और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके वाइफ पर क्रिमिनल केस है, जिसके कारण भारत सरकार ने क्या किया है, कड़ा विरोध किया। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, और जो यूपीएससी का तैयारी करते होंगे या बीपीएससी का तैयारी करते होंगे उनके लिए भी यह हेल्पफुल वीडियो होगा। ऐसे तो आम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा करेगा। साथ साथ इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि हरियाणा सरकार ने अपना बेरोजगारी दूर करने के लिए 2020 में एक एक्ट लाई थी, कोटा एक्ट, यानी कोटा के लिए एक्ट लाई थी, और उसको वहाँ का जो हाई कोर्ट है, हरियाणा एवं पंजाब सरकार का जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया था, रोक लगा दिया था। और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या की है कि वह सुप्रीम कोर्ट उस रोक को खारिज कर दिया। हम लोग इस वीडियो में यही बात हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। ली सिन लूंग, जो इनका इमेज यही ली सिन लूंग है, जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने यह बयान दिया है क्या कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यानी मीडिया के अनुसार, भारत के 50% एमपी क्या है, उन पर क्रिमिनल केस है। तो आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि यह तो सही बोले हैं, गलत कहां बोले हैं? गलत बोले हैं। 50% नहीं है, क्रिमिनल केस 28 से 29% ही है। अगर यह 28 से 29% बोलते तब यह चलता, लेकिन इन्होंने 50% बोला। इन्होंने यह भी बात बोला क्या कि जब इंडिया आज़ाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ, उस समय जो प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका शासनकाल बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद इंडिया का शासनकाल ठीक नहीं रहा। यानी कहने का मतलब क्या, इंडिया के राजनीति में अपराधीकरण बढ़ते गया, जो आज के डेट में 50% हो गया, जिसके कारण भारत सरकार ने क्या किया है, इसका विरोध किया। अब हम लोग इस वीडियो में समझते क्या है कि यह राजनीति में अपराधीकरण का मतलब क्या होता है, यानी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता क्या है। जब राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग जब आ जाते हैं तो उसी को बोला जाता है राजनीति का अपराधीकरण। यानी आप ऐसे समझिए, जिन पर क्रिमिनल केस है और वह व्यक्ति अगर इंडिया में चुनाव लड़ने लगते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या इन क्रिमिनल को रोकने के लिए हमारे पास कोई नियम कानून नहीं है? तो हम लोग अगर संविधान का बात करें तो भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जिन पर भी क्रिमिनल केस है उनको रोकने के लिए हमारे पास कोई नियम कानून नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी वर्णन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि हमारे पास द रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट है 1951, द रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट है 1951, उसमें इस बात का उल्लेख है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1951
कि सेक्शन 8 में इस बात का उल्लेख है कि अगर किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल केस हुआ है और वह व्यक्ति 2 साल से ज्यादा जेल का सजा काट लिया तो वह व्यक्ति अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यानी कहने का मतलब क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई उल्लेख नहीं है, हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन हमारे पास एक द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसका सेक्शन 8 कहता है, यानी धारा 8 कहता है, सेक्शन 8 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल केस हुआ है, उसको सजा हुआ है 2 साल तक, 2 साल से अधिक का सजा अगर काट के आया तो वह व्यक्ति अगला 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो आपके मन में यह क्वेश्चन होगा, जिसको सजा नहीं हुआ उस पर क्रिमिनल केस है तो क्या वह राजनीति में आ सकता है, वह इलेक्शन लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, यानी आप उसको रोक नहीं सकते, क्या कि हमारे पास कोई नियम कानून नहीं। अब जैसे हम लोग ली सिन लूंग का जो 50% उन्होंने डाटा दिया कि 50% एमपी अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उन पर क्रिमिनल केस है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि 28 से 29% लोग पर ही, यानी जो हमारे एमपी हैं उन एमपी में से 28 से 29% लोग पर ही क्रिमिनल केस है। और यह जो आंकड़ा जो है 1 दिसंबर 2021 को अमिकस क्यूरी जिसको हम लोग न्याय मित्र बोलते हैं, यानी अमिकस क्यूरी के अनुसार अभी तक जो निलंबित मामला है, यानी जो पेंडिंग केस है, वह पेंडिंग केस 4984 है, 4984। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि ये अमिकस क्यूरी होता कौन है? अमिकस क्यूरी को हम लोग बोलते हैं न्याय मित्र, और न्याय मित्र जो है एक तरह का योजना है जिसके तहत जो भी न्यायपालिका से रिटायर जो हुए रहते हैं अधिकारी, उनको क्या किया जाता है, पेंडिंग केस के लिए नियुक्त कर लिया जाता है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, न्याय मित्र बोलते हैं, अमिकस क्यूरी बोलते हैं। यानी कोई अगर आपसे अमिकस क्यूरी के बारे में पूछते, अमिकस क्यूरी का मतलब न्याय मित्र, और न्याय मित्र हम उसे बोलेंगे जब न्यायालय से रिटायर व्यक्ति हो, यानी न्यायालय से जो जज रिटायर किए रहते हैं और उनको एक योजना के तहत इसलिए बहाल कर लिया जाता है कि जितना भी पेंडिंग केस है वह पेंडिंग केस आप क्या कीजिए, आप उसको सॉल्व आउट कर दीजिए, तो उन्हीं को बोला जाता है अमिकस क्यूरी। और यही अमिकस जो क्यूरी है उनके अनुसार क्या है, 1 दिसंबर 2021 तक का बात कहा जाए तो 4984 जो मामला है वह निलंबित मामला है, यानी पेंडिंग में। ये जो अमिकस जो क्यूरी है, इन अमिकस क्यूरी को, ये जो अमिकस क्यूरी हैं, इनको हम लोग फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी बोलते हैं, यानी यह कोर्ट के मित्र होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि जो न्याय मित्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो कोर्ट का मित्र कहा जाता है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि यह जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वह किस कारण से आता है, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है? तो पहला जो हमारा रीजन आता है, लैक ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कहने का मतलब क्या, जो कानून जो है उसको प्रभावपूर्ण ढंग से हम लोग लागू नहीं कर पाए, जिसके कारण यह एंट्री होता है। यानी कहने का मतलब क्या कि उसके लिए कोई नियम कानून सही ढंग से हमारा बना नहीं है। दूसरा नंबर हमारा क्या है, यूज ऑफ मसल एंड मनी पावर। लोग अपना क्या करता है, अपना पूरा पावर अपना लगा देता है, पैसा से लेकर सब धन तक अपना पावर लगा देता है, तो स्वाभाविक एंट्री होगा। और तीसरा जो कारण है हमारा, जो तीसरा जो रीजन है, वोटर हैव नॉट एनी ऑप्शन, यानी जो वोटर हैं, जो वोट करते हैं, उन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, जिसके कारण क्या होता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है
इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट जो हमारा पहला अगर इफेक्ट हम लोग देखें, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कहने का मतलब क्या, हम लोग जो इलेक्शन जो करवाते हैं, साफ सुथरा इलेक्शन करवा देंगे तो वह उसके अगेंस्ट है। अब स्वाभाविक है, उस प्रवृत्ति के लोग हैं तो प्रभावित करेंगे, इलेक्शन को प्रभावित करेंगे, यानी जो कि हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग को देखने में आता है, तो स्वाभाविक है वैसा करेंगे। अब उस प्रवृत्ति के लोग हैं। दूसरा नंबर क्या, हमारा अफेक्टिंग गुड गवर्नेंस, यानी कहने का मतलब क्या, अगर आप सोचिए कि गुड गवर्नेंस हमारा हो जाए तो गुड गवर्नेंस हमारा संभव नहीं है, उसको प्रभावित होगा। और अगला नंबर हमारा रीजन क्या है, बैड इफेक्ट ऑन यूथ जनरेशन, जो नया जनरेशन है उस पर बैड इफेक्ट पड़ता है। नया जनरेशन को यही लगता है क्या कि हम इस प्रवृत्ति के बनेंगे तो हम इलेक्शन को क्या करेंगे, जीत जाएंगे, और बाकी सारा कुछ आप लोग समझ में करते हैं कि इसमें क्या सब होता है, क्या नियम कानून है, उतना बात हमको बोलने का जरूरत नहीं है, बाकी हम लोग समझते हैं। हम लोग को यही समझना है क्या कि यह जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स है, इस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन अगर वही किसी व्यक्ति पर अगर क्रिमिनल केस हुआ है, 2 साल से अधिक का सजा हुआ है, तो हमारे पास द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसका सेक्शन 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पर क्रिमिनल केस हुआ है, उन्होंने 2 साल से अधिक सजा काटा है, उन्हें 6 साल तक, अगला 6 साल तक उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा, यानी उनको वंचित कर दिया जाएगा इलेक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हरियाणा का। हरियाणा सरकार ने 2020 में हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 लाया। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, और यह नवंबर 2020 में लाया। हरियाणा सरकार ने अपना विधानसभा में यह एक्ट पारित किया। जनवरी में राज्यपाल के द्वारा भी पारित कर दिया गया, और यह जो एक्ट जो था ना, 15 जनवरी 2022 से अफेक्टिव, यानी इफेक्टिव करने के लिए कहा गया कि 15 जनवरी 2022 से यह लागू हो जाएगा। लेकिन वहां की हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उस रोक को खारिज कर दिया। तो हम लोग इसको समझते हैं कि यह क्या मामला है। हम लोग इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट चार्ट देखते हैं। अगर इस चार्ट को आप देखिएगा यहां पे, तो यह जो ग्रीन जो कलर है, ग्रीन हम बोल रहे हैं, ब्लू जो कलर है सॉरी, और रेड जो कलर है, ब्लू कलर हमारा क्या करता है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज दर्शाता है, और जो रेड है वो हमारा हरियाणा का दर्शा रहा है, हरियाणा का दर्शा रहा है। अब यहां पे अप्रैल 2020 का बात है, हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के 43.2% हो गया था, 43.2%। हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वही अगर बिहार का बात करें तो बिहार का मई 2020 में 46.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। बेरोजगारी जो दर होता है, यानी बेरोजगारों का संख्या। अब थोड़ा सा इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हरियाणा सरकार ने क्या किया कि एक एक्ट बनाया, और उस एक्ट जो बनाया वह प्राइवेट जितना भी फर्म है, जितना कंपनी है, उसमें कोटा के लिए एक्ट बनाए। उनके एक्ट में इस बात का वर्णन था, या वर्णन है, अभी वर्णन है यानी डिस्क्रिप्शन है, कि जितना भी प्राइवेट फर्म है, वह चाहे कंपनी हो, वह चाहे पार्टनरशिप हो, या कोई अन्य फर्म हो, जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं,
उन सभी फर्म को 75% हरियाणा के लोग को लेना पड़ेगा, यानी बाहरी लोग को नहीं ले सकते। लेकिन एक बात, जिनका सैलरी 30,000 या 30,000 से कम हो, 30,000 से ऊपर वाले सैलरी को किसी भी स्टेट से आप ले सकते हैं। लेकिन जिस पद पर यानी जिस कर्मचारी का सैलरी 30,000 या 30,000 से कम हो, अगर आप हरियाणा में काम करते हैं तो आपको हरियाणा के लोग को, यानी हरियाणा के लोग का 75% यानी कर्मचारी का 75% हरियाणा का लोग होना चाहिए, जिस पर वहां का जितना भी उद्योग धंधा है, जितना भी लोग काम करने वाले हैं, इस सारा लोग विरोध किए। यानी विरोध होना भी चाहिए था। यह हरियाणा सरकार का जो है, ऐसा इसलिए कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के भी विरुद्ध है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास आर्टिकल 19 है, यानी अनुच्छेद 19 कहता है क्या कि हम भारत के नागरिक किसी भी राज्य में जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्या हरियाणा भारत से बाहर है कि आप केवल हरियाणा के लोग को 75% लोगों को, यानी जो 30,000 से कम का जो वेतन वाला है, यानी कहने का मतलब मजदूर टाइप के जो भी लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, चाहे कम जो 4th क्लास के लोग जो हैं जो काम करते हैं, वहाँ का 75% यानी आप अपना जो एम्प्लॉय रखिए उसका 75% हरियाणा के रहना चाहिए। तो स्वाभाविक है जब एक ही जगह का लोग रहेगा वो अपने ढंग से कंपनी चलाएगा, कंपनी उसका चलेगा, कहाँ से चलेगा? कहेगा आज हड़ताल है तो हड़ताल है, कहेगा हड़ताल है तो हड़ताल है, चल आज न कंपनी बंद रह दो, न करबो काम। अब उस कंपनी का क्या बुरा हाल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या सोची है, सुप्रीम कोर्ट क्या की है कि उस स्टे को क्या किया है, खारिज कर दिया है, यानी हरियाणा सरकार का जीत हो गया। देखो हम लोग बिहार सरकार का बात करते हैं, हम लोग के यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट है, इतना ना एम्प्लॉयमेंट है कि हम लोग भी समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हरियाणा सरकार का है 43.2% उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हमारा था 46.6%। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई भी वैकेंसी निकालते हैं ना तो हम लोग फ्री कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम भारत के लोग, हम लोग सीधा यही बात करते हैं, हम भारत के लोग, यानी हम बिहार के लोग नहीं। अब बताइए हरियाणा सरकार क्या की, प्राइवेट फर्म में वो कोटा ला दी, 75% हरियाणा के लोग रहेगा। हम लोग बिहार सरकार में सरकारी जॉब में हम लोग करते क्या कि हम भारत के लोग, जेने से मन करे तेने से आओ, यानी सरकारी नौकरी में हम लोगों का कोई कोटा नहीं है। अब हम लोग को थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा, चाहे हम लोग के भी सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। उद्योग धंधा तो इतना है कि हम लोग तो काम चलिए रहा है, हम लोग का बहुत बढ़िया से विकास हो ही रहा है। अब बताइए हरियाणा सरकार, लेकिन हरियाणा सरकार का यह जो एक्ट है वह कंपनी के व्यू से भी, चाहे कोई भी प्राइवेट फर्म है उसके भी नज़र से वह गलत है, उसके भी नज़र से वह क्या है, वह फर्म इफेक्टेड होगा। बहुत सारा इन्वेस्टर यह बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पलायन करेंगे। और स्वाभाविक है पलायन होना ही है। ऐसा इसलिए पलायन होगा कि लोग सही ढंग से काम नहीं करेगा, वो मनमर्जी काम करेगा। तो अगला व्यक्ति पूंजी लगाया है तब का मनमर्जी थोड़े सहने जाएगा, वो तो 2 पैसा कमाने के लिए गया। लेकिन यह डिसीजन गलत है। यह जो हरियाणा सरकार का बात हम लोग करें, यहाँ पे हरियाणा सरकार का हम लोग बात करें, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 यानी 2020 में यह एक्ट आया और यह प्रभावी होने था, यानी इफेक्टेड होने था 15 जनवरी 2022 से। 75% यहाँ पे देखिएगा 75% हरियाणा का लोग काम करेगा। लेकिन हाँ, वह नौकरी में जिसका वेतन 30,000 या 30,000 से कम है, 30,000 से ऊपर के लिए नहीं है, यह एक्ट नहीं है। अब यह है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ऐसा इसलिए कि आर्टिकल 19 जो कहता है, आर्टिकल अगर 19 का बात करें तो यह आर्टिकल 19 यही कहता है क्या कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर अपना काम धंधा कर सकता है। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन के भी विरोध है। और दूसरा बात, यह जो एक्ट जो
इफेक्टेड रहेगा 10 ईयर्स तक। हरियाणा सरकार कही है क्या कि 10 साल तक प्रभावित रहेगा। अब आप ही आंकड़ा लगा ना कि क्या 10 साल प्रभावित रहेगा। एक बार पारित हो गया तो कोनो सरकार इसको हटाएगा? वो अपन तो वोट बैंक बनाएगा, हटाएगा तो करेगा लोग वोटे नहीं देगा। अब एक बार ये जो आरक्षण रिजर्वेशन आप ला दिए तो ये हटने वाला चीज है, यानी ला दिए तो चलिए हरियाणा के लोग के लिए ठीक है, लेकिन यह बात हो भी सकता है, ठीक भी हो सकता है, नहीं भी ठीक हो सकता है। जैसे हम लोग हाल फिलहाल का रीगा चीनी मिल का देख ले, जितना पहले लोग राजनीति करता था, चीनी मिल बंद करो, ये करो, वो करो, आज काहे नहीं बंद करवा दे रहा रो। जब बंद हो गया तो सब हेकड़ी गुम हो गया। अब सब लोग कहता है क्या कि रीगा चीनी मिल चालू कीजिए। सेम वही बात होगा कि हाँ हरियाणा के लोग काम करेगा, अगर कंपनी वहां से पलायन करना चालू करे तब कहेगा ना ना रहा वाह, तब वो लोग को बुझाएगा। ऐसे इसका बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है, गुड इफेक्ट भी पड़ सकता है, आने वाला समय बताएगा। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।